हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सोशल साइंस अनबॉक्स्ड। तो आज हम कवर करेंगे फेडरलिज्म पार्ट थर्ड, जिसमें हम कवर करेंगे एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, येलो बॉक्स एक्सप्लेनेशन जो कि शायद ही आपको किसी वीडियो में मिली हो, डिसेंट्रलाइजेशन की एक्सप्लेनेशन, पिक्चर्स की एक्सप्लेनेशन विद आंसर्स, जो भी क्वेश्चंस पिक्चर्स के नीचे पूछे होते हैं, एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। हाउ मैनी लैंग्वेजेस डू वी हैव इन इंडिया? द आंसर डिपेंड ऑन हाउ वन काउंट इट। तो ये कहता है कि लैंग्वेजेस कितनी हैं इंडिया में, वो डिपेंड करता है कि हम उसको काउंट कैसे कर रहे हैं। जैसे कि द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन दैट वी हैव इज फ्रॉम द सेंसस ऑफ इंडिया held in 2011. This census record more than 1300 distinct language which people mention as their mother tongue. क्यों कहा इसने कि हम लैंग्वेज कितनी है इंडिया में, वो डिपेंड करता है कि हम उसको काउंट कैसे करते हैं। क्योंकि सेंसस जो हुआ था 2011 में, उसमें ये देखा गया था कि मोर देन 1300 अलग अलग लैंग्वेजेस हैं जो कि मदर टंग है लोगों की। ठीक है, 1300 से भी ज़्यादा मदर टंग है इंडिया में। ठीक है, दीज लैंग्वेजेस वर ग्रुप अंडर सम मेजर लैंग्वेजेस। तो ये जो लैंग्वेजेस हैं इनको सब मेजर लैंग्वेजेस के अंदर ग्रुप किया जाता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि हमारी 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, लेकिन मदर टंग कितनी है? 1300। ठीक है, फॉर एग्जांपल लैंग्वेज लाइक जैसे भोजपुरी है, मगधी है, बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी, बहुत सारी ऐसी लैंग्वेजेस हैं जिनको हिंदी के अंदर ही ग्रुप कर दिया गया है। मतलब ये अलग शेड्यूल में लैंग्वेज नहीं है, हिंदी के अंदर ही आती हैं ये सारी लैंग्वेजेस। ठीक है, तो डिपेंड करता है आप कौन सी लैंग्वेज कौन से ग्रुप में कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आप काउंट करोगे कितनी लैंग्वेज है। इसीलिए कहा गया है द आंसर डिपेंड ऑन हाउ वन काउंट इट। ठीक है, इवन आफ्टर दिस ग्रुपिंग ऑफ सेंसस फाउंड 121 मेजर लैंग्वेजेस। ग्रुपिंग करने के बाद भी देखा गया कितनी है? 121 मेजर लैंग्वेजेस हैं, और मदर टंग कितनी थी? 1300। ठीक है, ऑफ दीज 22 लैंग्वेजेस आर नॉट इंक्लूडेड 8 शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जितनी ये मेजर लैंग्वेजेस है इसमें से सिर्फ 22 लैंग्वेजेस हैं जो कि 8 शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लैंग्वेजेस में ऐड है, जिसको हम कहते हैं शेड्यूल लैंग्वेज। ठीक है, और बाकी को क्या बोलेंगे? नॉन शेड्यूल लैंग्वेजेस। ठीक है, ये 121 मेजर लैंग्वेजेस हैं, 22 हैं जो शेड्यूल होगी है, और बाकी की जो है वो नॉन शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, 8 शेड्यूल क्या होता है? 8 शेड्यूल इज अ पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है 8 शेड्यूल, दैट कंटेन्स द लिस्ट ऑफ ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। जिसमें कौन सी लैंग्वेजेस होती हैं जो ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड की जाए बाय कॉन्स्टिट्यूशन, वो लैंग्वेजेस आती हैं 8 शेड्यूल में। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेजेस इंडिया इज परहैप्स द मोर डाइवर्स कंट्री इन द वर्ल्ड। ठीक है, लैंग्वेज की तरह से देखा जाए तो इंडिया बहुत डाइवर्स है, बहुत डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं इंडिया में। ए लुक एट द enclosed table make it clear that no one language is the mother tongue of the majority of our population. अगर आप इस टेबल पे देखते हो तो आपको देखने को मिलेगा कि कोई भी लैंग्वेज जो है वो मेजोरिटी में नहीं है। ठीक है, जैसे आप देखेंगे हिंदी जो है वो 43% है, फर्स्ट नंबर पे सबसे ज़्यादा बोलने वाली लैंग्वेज प्रोपोर्शन जो स्पीकर्स हैं वो है हिंदी, सेकेंड नंबर पे बंगाली। तो कोई भी जो है वो मेजोरिटी में नहीं है। ठीक है, द लार्जेस्ट लैंग्वेज हिंदी इज द मदर टंग ऑफ ओनली अबाउट 44% ऑफ इंडियंस। सिर्फ 44% इंडियंस बोलते हैं। इफ़ वी ऐड टू दैट ऑल दोज हु न्यू हिंदी एज द सेकेंड लैंग्वेज, ये बात हो रही है मदर टंग की, जो फर्स्ट लैंग्वेज, मदर टंग इज द फर्स्ट लैंग्वेज, तो वो सिर्फ 44% बोलते हैं। अगर हम सेकेंड लैंग्वेज या थर्ड लैंग्वेज को भी लें तो भी हिंदी स्पीकिंग लोग जो है वो 50% से ज़्यादा नहीं है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। ठीक है, और अगर हम इंग्लिश की बात करें तो ओनली 0.02% इंडियंस रिकॉर्डेड इट एज अ मदर टंग। सिर्फ 0.02% लोग हैं, इंडियंस हैं, जो कि बोलते हैं इंग्लिश उनकी मदर टंग है। ठीक है, अनदर 11% न्यू इट एज, और 11% जो कि बोलते हैं कि इंग्लिश उनकी सेकेंड और थर्ड लैंग्वेज है। आगे उसने बताया रीड दिस टेबल केयरफुली, यू नीड नॉट मेमोराइज जस्ट द फॉलोइंग। आपको लर्न नहीं करना है, बस आपको टेबल को एक बार आप देख लो कि कितने कितने परसेंट लोग हैं। ठीक है, जो पर्टिकुलरली लैंग्वेजेस बोलते हैं। जैसे कि हमने याद रखा कि 43.63% जो है वो हिंदी बोलते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा है, बट स्टिल इट इज़ नॉट इन मेजोरिटी। ठीक है, नेक्स्ट इज द रीड द फॉलोइंग एक्सर्ट्स फ्रॉम एन आर्टिकल बाय नोटेड हिस्टोरियन रामचंद्र गुहा दैट अपेयर्ड इन द टाइम्स ऑफ इंडिया। ये जो आर्टिकल है टाइम्स ऑफ इंडिया में आया था नवंबर 1 में 2006 में, उसका ही ये एक्सट्रैक्ट है। एक्सर्ट्स मतलब एक्सट्रैक्ट। इसमें क्या बोलता है? द रिपोर्ट ऑफ द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन वॉज इम्प्लीमेंटेड एग्जैक्टली 50 ईयर्स एगो। नवंबर 1956 में एक
रिपोर्ट निकाली थी किसने, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने, जिसमें क्या कहा गया था, जिसमें ये कहा गया था कि जो हमारी स्टेट्स है उसमें उसको फिर से रीऑर्गेनाइज किया जाएगा. दिस इन इट्स ओन टाइम एंड ओन वे हैज़ ऑल्सो ट्रांसफॉर्म द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन लाइफ ऑफ नेशन. जिसकी वजह से पूरा पॉलिटिकल जो इन्फ्लुएंस था, पॉलिटिकल जो स्ट्रक्चर था, पूरा चेंज होने वाला था नेशन का. गांधी एंड अदर लीडर्स प्रॉमिस देयर फॉलोअर्स दैट व्हेन द फ्रीडम केम द न्यू नेशन वुड बी बेस्ड ऑन ए न्यू सेट ऑफ प्रोविंसेस दीज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज. गांधी और उनके कुछ लीडर्स ने, उनके साथ कुछ लीडर्स थे, उन्होंने प्रॉमिस किया था कि आफ्टर इंडिपेंडेंस रीऑर्गेनाइज किया जाएगा स्टेट्स को, जो कि बेसिस ऑफ लैंग्वेज होगा. हाउएवर व्हेन इंडिया वाज फाइनली फ्रीड इन 1947 इट वाज आल्सो डिवाइडेड. लेकिन जब इंडिया फ्री हुई थी 1947 में, तो क्या थी, डिवाइडेड थी. क्या पार्टीशन हुआ था, इंडिया एंड पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था. ठीक है. द पार्टीशन वाज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ ए प्रीमोडियल अटैचमेंट टू वंस फेथ. प्रीमोडियल होता है डीप रूटेड. ठीक है. जो डीप रूटेड थे अपने रिलीजन से बहुत ज़्यादा, उसके बेसिस पे ये पार्टीशन हुआ था. हाउ मैनी मोर पार्टीशन वुड दैट अदर प्रीमोडियल लॉयल्टी लैंग्वेज लीड टू. सो रैन द थिंकिंग ऑफ नेहरू, पटेल एंड राजा जी. तो नेहरू, पटेल, राजा जी वो ये सोच रहे थे कि ये तो रिलीजन के बेस पे पार्टीशन हो गया, अभी लॉयल्टी, लैंग्वेज, इनके बेसिस पे और कितने पार्टीशन होंगे अगर हमने लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स बना दी तो. Far from undermining Indian unity, linguistic states have helped strengthen it. It has proved to be perfectly consistent by Kannadiga and Indian, Bengali and Indian, Tamil and Indian, Gujarati and Indian. To be sure, these states based on language sometimes quarrel with one another. तो ये कहता है कि इसको यूनिटी को वीक करने की जगह, ठीक है, लिंग्विस्टिक स्टेट्स ने क्या किया, स्ट्रेंथन किया, उसको पावरफुल बनाया. एंड इट हैज़ प्रूव टू, ये प्रूव हो गया कि एक इंडियन की आइडेंटिटी ऐसे भी हो सकती है कि वो तमिल है और इंडियन है, बंगाली है, इंडियन है, बंगाली भी बोल सकते हो आप उसको, इंडियन भी बोल सकते हो. ठीक है. तो ज़रूरी नहीं है कि उसको सिर्फ इंडियन ही बोलना है, जैसे सिर्फ उसको गुजराती ही बोलना है. गुजराती भी बोल सकते हैं, इंडियन भी बोल सकते हैं. एक इंसान की ऐसे जो है वो आइडेंटिफिकेशन उसको हो सकती है. ठीक है. वो कहते हैं टू बी श्योर दीज स्टेट्स बेस्ड ऑन लैंग्वेज समटाइम क्लियरली. ये इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो लैंग्वेजेस स्टेट के, जो स्टेट्स लैंग्वेजेस की बेसिस पे बनी थी, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, जो स्टेट लैंग्वेजेस की बेसिस पे बनी वहाँ पे कुछ आपस में उनके कुछ कॉन्फ्लिक्ट होते थे, लेकिन फिर भी जो यूनिटी थी वो ज़्यादा स्ट्रेंथन थी. ठीक है. वो ज़्यादा बेनिफिशियल थी, जो यूनिटी हुई थी उसकी वजह से, स्टेट बनाने की वजह से यूनिटी हुई थी कंट्री में, वो ज़्यादा बेनिफिशियल थी. वाइल दीज डिस्प्यूट्स आर नॉट प्रिटी, दे कुड इनफैक्ट हैव बीन फॉर वर्स. ये डिस्प्यूट्स ठीक नहीं थे जो भी छोटी मोटी कॉन्फ्लिक्ट्स स्टेट्स में हो रही थी. इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट दैट हैज़ अलाउड इंडिया टू एस्केप व्हाट माइट हैव ए वर्स फेट स्टिल. लेकिन इसने लिंग्विस्टिक स्टेट ने हेल्प की कि इससे भी बहुत ज़्यादा वर्स हो सकती थी कंडीशन अगर लिंग्विस्टिक स्टेट नहीं बनाई जाती. इफ़ द सेंटिमेंट्स ऑफ नेटिव स्पीकर्स ऑफ तेलुगु, मराठी ऑल हैड बीन डिसरिगार्डेड. अगर इनके जो सेंटिमेंट्स है, जो तेलुगु स्पीकिंग है, मराठी स्पीकिंग लोग हैं, इनके सेंटिमेंट्स को डिसरिगार्ड किया जाता, तो हो सकता था कि 14 to 15 नेशंस होते हैं. जो आज वन नेशन है वो 14 to 15 नेशंस में डिवाइडेड होता. ठीक है. ये देखो ऊपर देखिए, सेंसस क्या होता है. सेंसस इज द ऑफिशियल काउंटिंग एंड कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट द ऑल पीपल लिविंग इन ए कंट्री. एक कंट्री में जो सभी लोग रहते हैं उनकी ऑफिशियल जो काउंटिंग होती है, उनके रिलेटिव इन्फॉर्मेशन होती है, वो सेंसस करता है उसको. ठीक है. और मदर टंग क्या होती है, फर्स्ट लैंग्वेज ए पर्सन लर्न फ्रॉम देयर पेरेंट्स और फैमिली ड्यूरिंग चाइल्डहुड. जो चाइल्डहुड में जो फर्स्ट लैंग्वेज अपने पेरेंट्स से सीखता है उसको मदर टंग बोलते हैं. और यहाँ देखेंगे ऑफिशियल लैंग्वेज यूज्ड फॉर गवर्नमेंट वर्क. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. हिंदी क्या है, हिंदी है शेड्यूल्ड लैंग्वेज है, जो यहाँ पे लिखी हुई है ये सारी शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं. और ऑफिशियल लैंग्वेज है. ठीक है. ऑफिशियल लैंग्वेज तो हिंदी और इंग्लिश है ही है, लेकिन हिंदी हमारी शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस में भी है. ठीक है. और इंग्लिश जो है वो सिर्फ ऑफिशियल लैंग्वेज है, बट शेड्यूल्ड लैंग्वेज नहीं है. ठीक है. अब आप देखेंगे यहाँ पे जो ये सारी लिखी हुई है, ये सारी शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं. ठीक है. इसमें एक लैंग्वेज ये भी आप ध्यान में रखेंगे, नेपाली. ठीक है. एक ये लैंग्वेज भी, फॉरेन लैंग्वेज भी क्या है, शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस में है, नेपाली लैंग्वेज. ठीक है. तो ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होता है, शेड्यूल्ड लैंग्वेज क्या होता है, एंड मदर टंग क्या है, ये सब आपको क्लियर हुआ. इसके साथ हम चलते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक पे. व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन. डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया. सी, we noted above that the federal government have two or more tiers of government.
हमें जैसे कि पता है, हमने देखा भी कि फेडरल गवर्नमेंट में 2 और मोर टेयर्स होते हैं गवर्नमेंट के, 2 या उससे ज़्यादा लेवल होते हैं। वी हैव सो फार डिस्कस द 2 टियर्स ऑफ गवर्नमेंट इन आवर कंट्री, बट ए वास्ट कंट्री लाइक इंडिया कैन नॉट बी रन ओनली थ्रू दीज 2 टियर्स। हमने अभी तक पीछे चैप्टर में डिस्कस किया कि 2 टियर्स ऑफ गवर्नमेंट, 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट, लेकिन सिर्फ इतनी बड़ी कंट्री इंडिया जो है वो सिर्फ 2 टियर ऑफ गवर्नमेंट से गवर्न करना इज वॉज डिफिकल्ट, ठीक है। बट ए वास्ट कंट्री लाइक इंडिया, अच्छा उसके बताते हैं, स्टेट्स इन इंडिया एज states in India are as large as independent country of Europe, ठीक है। इंडिया की जो स्टेट्स हैं वो यूरोप की कुछ कंट्रीज़ हैं उसके जितनी बड़ी हैं या उससे भी बड़ी हैं। जैसे कि इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन के टर्म में देखिए, उत्तर प्रदेश इज़ बिगर देन रशिया, ठीक है। उत्तर प्रदेश किससे बड़ी है? रशिया से। महाराष्ट्र इज़ अबाउट एज बिग एज जर्मनी, महाराष्ट्र लगभग जर्मनी जितनी है। मैनी ऑफ दीज स्टेट्स आर इंटरनली वेरी डिवर्स, और जो स्टेट्स हैं हमारी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, जो भी स्टेट्स हैं, सारी स्टेट्स जो इंटरनली बहुत डाइवर्स हैं, मतलब एक स्टेट्स के अंदर ही बहुत डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी आपको। महाराष्ट्र में ही बहुत डाइवर्सिटी होगी, अलग अलग तरह के लैंग्वेज बोलने वाले लोग होंगे, ठीक है। महाराष्ट्र में चले जाए मराठी बोलने वाले, कोंकणी बोलने वाले, तो बहुत डाइवर्सिटी देखने को मिलती है हमें स्टेट्स में ही। देयर इज ए दस ए नीड ऑफ पावर शेयरिंग विद दीज स्टेट्स। फेडरल पावर शेयरिंग इन इंडिया नीड्स अनदर टियर ऑफ गवर्नमेंट, इसलिए पावर शेयरिंग की ज़रूरत इन स्टेट्स को भी बहुत ज़्यादा है, और इसीलिए एक और लेवल ऑफ गवर्नमेंट की ज़रूरत पड़ी पावर शेयरिंग की फेडरलिज्म में, ठीक है। बिलो दैट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट के नीचे भी एक और लेवल ऑफ पावर शेयरिंग की जरूरत पड़ी। दिस इज ए रैशनल फॉर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, यही रैशनल मीन्स लॉजिक, यही लॉजिक है कि पावर डिसेंट्रलाइज की गई, डिसेंट्रलाइजेशन की ज़रूरत पड़ी, ठीक है। मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। यहाँ पे देखो, व्हेन द पावर इज टेकन अवे फ्रॉम सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट, जब पावर सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट से लेकर एंड गिवन टू लोकल गवर्नमेंट, इट इज़ कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। जब पावर सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट से लेकर लोकल गवर्नमेंट को दी जाती है, एक लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट बनती है, उसको डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे थे, दिस इज अ रैशनल फॉर डिसेंट्रलाइजेशन, यही रीजन है डिसेंट्रलाइजेशन होने का, लोकल लेवल गवर्नमेंट बनाने का, ठीक है। दस रिजल्ट ए थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट का लोकल गवर्नमेंट, इसलिए थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट को हम क्या कहते हैं? लोकल गवर्नमेंट बोलते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको बताया डिसेंट्रलाइजेशन की डेफिनेशन, ठीक है। उसके बाद द बेसिक आइडिया बिहाइंड डिसेंट्रलाइजेशन इज दैट there are large number of problems and issues which are best settled at the local level। जो बेसिक आइडिया था डिसेंट्रलाइजेशन के पीछे वो ये था कि जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, जो इश्यूज़ हैं, वो लोकल लेवल के लोग जो हैं, जो खुद लोग, वो ज़्यादा अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि लोगों को ज़्यादा पता है, लोकल लेवल पे लोगों को ज़्यादा पता है कि हमें अभी किस चीज़ की ज़रूरत है, हमारी लोकेलिटी में स्कूल बनने की ज़रूरत है या फिर रोड्स की ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत है, वो लोग खुद से ज़्यादा इजीली बता सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं अपने प्रॉब्लम्स को। पीपल हैव बेटर नॉलेज ऑफ प्रॉब्लम इन द लोकेलिटी, उनकी लोकेलिटी में जो प्रॉब्लम्स है वो अच्छे से बता सकते हैं। स्ट्रीट लाइट नहीं है, रोड ख़राब है, ड्रेनेज का प्रॉब्लम है, तो वो लोकल लोग ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे। दे ऑल्सो हैव बेटर आइडिया ऑफ वेयर टू स्पेंड मनी एंड हाउ टू मैनेज थिंग्स मोर एफिशिएंटली, उनको ज़्यादा आइडिया है कि जो फंड है उसको कहाँ पहले, किस चीज़ को प्रायोरिटी देनी है, क्या चीज़ पहले करनी है। पहले रोड, अपनी स्ट्रीट्स की डेकोरेशन पे ज़्यादा लगाना है, या रोड रिपेयर करनी है, या अपने विलेज में स्कूल पहले बनाना है, ठीक है। तो वो सब लोग पहले बता सकते हैं, जो लोकल लोग हैं वो ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं कि कौन सी चीज़ को, कौन सी नीड को पहले प्रायोरिटाइज़ किया जाए, ठीक है, कहाँ पे फंड पहले लगाया जाए। Besides, at the local level, it is possible for people to directly participate in decision making। इसके साथ साथ लोकल लेवल पे क्या होता है कि लोगों को पार्टिसिपेट करने को मिलता है, वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। डिसीजन मेकिंग में जो भी डिसीजन लेते हैं उसमें वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं डायरेक्टली। दिस हेल्प टू इनकलकेट हैबिट ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन, तो ये एक हैबिट डेवलप कर रही है उनमें, डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन की हैबिट डेवलप कर रही है उसमें, ठीक है, कि वो डिसीजन मेकिंग में अपनी अपनी लोकेलिटी की, अपना विलेज की, अपनी सिटी की वेलफेयर के लिए डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये इस तरह से उनमें डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन भी, हैबिट भी डेवलप हो रही है। लोकल गवर्नमेंट इज द बेस्ट वे टू रियलाइज वन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, नेमली लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो लोकल गवर्नमेंट किस लिए बनाएगी कि लोग रियलाइज करें, लोग अपने सेल्फ गवर्नमेंट बनाएं, खुद को गवर्न करना सीखें, ठीक है। सेल्फ गवर्नमेंट मीन सेल्फ, खुद को गवर्न करना सीखें, खुद से उनको बताओ कि हमारे वेलफेयर के लिए भी किस चीज़ की ज़रूरत है, हमारे डेवलपमेंट के लिए भी किस चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है। इसीलिए लोकल गवर्नमेंट बनाएगी।
The need for decentralization was recognized in our constitution. Since then, there have been several attempts to decentralize power to the level of village and town. जो decentralization है उसको हमारे constitution में भी ऐड किया गया, ठीक है। उसके बाद से जो लोकल लेवल है, चाहे वो विलेज में है लोकल गवर्नमेंट, चाहे वो विलेज में है चाहे टाउन्स में है, वो अच्छे से वर्क करने लगी, ठीक है। पहले क्या था, पंचायत इन विलेजेस एंड म्यूनसिपैलिटीज इन अर्बन एरिया वर सेट अप इन ऑल स्टेट्स। अभी क्या हुआ, पंचायत जो है वो कहाँ पे है, विलेजेस में, और म्यूनसिपैलिटीज इन अर्बन एरिया, ठीक है। हर स्टेट में सेटअप कर दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन कर दिया गया, रिकॉग्नाइज कर दिया गया। बट दीज वर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ, पहले क्या था, ये डायरेक्टली किसके कंट्रोल में थे, स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में थे। इलेक्शन टू दीज लोकल गवर्नमेंट वर नॉट हेल्ड। ये प्रॉब्लम्स हुई थी पहले लोकल गवर्नमेंट में, जब ये कॉन्स्टिट्यूशन में रिकॉग्नाइज नहीं था कि जो लोकल गवर्नमेंट थी वो डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट के आती थी। इलेक्शन टू दीज लोकल गवर्नमेंट वर नॉट हेल्ड, इलेक्शन नहीं हो रहे थे रेगुलरली। लोकल गवर्नमेंट डिड नॉट हैव एनी पावर, लोकल गवर्नमेंट जो थी उनको कुछ पावर नहीं होती थी, कोई रिसोर्सेज नहीं दिए जाते थे बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, उनके अपने नहीं होते थे, उनको सेंट्रल गवर्नमेंट से ही लेने पड़ते थे। लोकल गवर्नमेंट डिड नॉट हैव पावर एंड रिसोर्सेज ऑफ देयर ओन, खुद के उनके पास कोई पावर या रिसोर्सेज नहीं होते थे। दस देयर वॉज वेरी लिटिल डिसेंट्रलाइजेशन इन इफेक्टिव टर्म, इसलिए कहा जाता था कि पहले जो डिसेंट्रलाइजेशन थी वो इफेक्टिव नहीं थी। A major steps toward decentralization was taken in 1992, तो 1992 में ही कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुआ था लोकल गवर्नमेंट, उसमें रिकॉग्नाइज हुआ था, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के अंदर ग्राम पंचायत जो कि विलेजेस के लिए होती है, एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के अंदर म्यूनसिपैलिटीज रिकॉग्नाइज हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन में इन द ईयर 1992, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड टू मेक थर्ड टियर ऑफ डेमोक्रेसी मोर पावरफुल। 1992 में डिसेंट्रलाइजेशन को, लोकल लेवल गवर्नमेंट को मोर पावरफुल बनाने के लिए कुछ स्टेप्स लिए गए, वो हम पढ़ेंगे भी। नाउ इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शंस। अब क्या हो गया था, रेगुलर इलेक्शंस करना मैंडेटरी था, ठीक है। लोकल गवर्नमेंट बॉडीज में रेगुलर इलेक्शंस होने मैंडेटरी हो गया था। उसके बाद सीट्स आर रिजर्व इन द इलेक्टेड बॉडीज एंड द एग्जीक्यूटिव हेड्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लास। तो कुछ सीट्स रिजर्व की थी इलेक्टेड बॉडीज जैसे कि ग्राम पंचायत, ठीक है, और इलेक्टेड हेड्स जैसे हम बोलते हैं सरपंच है, चेयरपर्सन, यहाँ पे कुछ सीट्स रिजर्व थी इन सब के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, या अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए। एटलीस्ट 1/3 ऑफ ऑल पोजिशन रिजर्व फॉर वीमेन, वीमेन के लिए भी 1/3 सीट्स जो थी वो रिजर्व थी। An independent constitution called the State Election Commission has been created in each state to conduct पंचायत एंड म्यूनसिपल इलेक्शन। हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि इलेक्शंस कौन हेल्ड करवाता है, इलेक्शन कमीशन। अब यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन था जिसका नाम था स्टेट इलेक्शन कमीशन। अगेन आपको एमसीक्यूज में पूछा जाता है, ये स्टेट इलेक्शन कमीशन अपॉइंट की गई, एक इंस्टीट्यूशन क्रिएट किया गया हर स्टेट में, जो कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल था, इलेक्शंस करवाने के लिए, पंचायत के और म्यूनसिपल इलेक्शंस, ठीक है। ये सब इलेक्शंस करवाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल थी, लोकल लेवल गवर्नमेंट के इलेक्शंस करवाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल थी, इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन बनाया गया, इंडिपेंडेंट, ठीक है, जिसका नाम था स्टेट इलेक्शन कमीशन। उसके बाद आता है द स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर्स एंड रेवेन्यू विद लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। स्टेट गवर्नमेंट को शेयर करनी होती थी कुछ पावर्स और कुछ रेवेन्यू के रिसोर्सेज, किसके साथ, लोकल गवर्नमेंट बॉडीज के साथ। तो नेचर ऑफ शेयरिंग वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, ऑल्दो जो नेचर था कि कौन कितना शेयर कर रहा है, कैसे शेयर कर रहा है, ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता था, ठीक है। रूरल लोकल गवर्नमेंट इज पॉपुलरली नोन बाय द नेम ऑफ पंचायती राज, इज वेरी इंपॉर्टेंट, आस्क्ड एज MCQ in MCQ so many times, ठीक है। रूरल लोकल गवर्नमेंट पॉपुलरली नोन बाय द नेम पंचायती राज, ठीक है। रूरल लोकल गवर्नमेंट को, लोकल गवर्नमेंट जो कि विलेज में है उसको पंचायती राज भी कहा जाता है, ठीक है। ईच विलेज और अ ग्रुप ऑफ विलेज इन सम स्टेट्स हैज़ ए ग्राम पंचायत। तो जो सब विलेज होती हैं, ठीक है, ग्रुप में या फिर सभी विलेजेस में ही ग्राम पंचायत होती है। दिस इज ए काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ, ये कमेटी है, एक ग्रुप है जिसमें कौन कौन होता है, कुछ वार्ड मेंबर्स होते हैं जिनको क्या कहा जाता है, पंच, एंड ए प्रेसिडेंट, उनका प्रेसिडेंट होते हैं जिनको कहा जाता है सरपंच, जो उनके हेड होते हैं, ठीक है। दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय एडल्ट पॉपुलेशन लिविंग इन द वार्ड और विलेज। ये सब लोग जो हैं ये डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं, किसके थ्रू, जो भी मेंबर्स होते हैं उस विलेज में 18 ईयर अबव, वो सब
उन सब के थ्रू इलेक्शंस में इनको इलेक्ट किया जाता है। किनको? ये जो वार्ड मेंबर्स हैं, ठीक है, पंच, इनको इलेक्ट किया जाता है। इट इज़ अ डिसीजन मेकिंग बॉडी फॉर द इंटायर विलेज। ये जो ग्राम पंचायत है ये डिसीजन मेकिंग बॉडी है पूरी विलेज के लिए। यही पूरे डिसीजंस लेती हैं कि क्या कहाँ डेवलपमेंट करनी है, कहाँ हमें वेलफेयर करना है। द पंचायत वर्क्स अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ ग्राम सभा। अब पंचायत भी किसकी सुपरविजन में काम करती है? ग्राम सभा। और ग्राम सभा में कौन आते हैं? ऑल द मेंबर्स ऑफ द विलेज, ठीक है, जो भी वोटर्स हैं, जिन्होंने भी वोट दिया है, ठीक है। ऑल द वोटर्स इन द विलेज आर इट्स मेंबर। जितने भी वोटर्स हैं उस विलेज के, वो इस ग्राम सभा के मेंबर होते हैं। इट हैज़ टू मीट एटलीस्ट ट्वाइस, ठीक है, उनको 2 बार ही मिलना होता है इन अ ईयर, ट्वाइस और थ्राइस इन अ ईयर, टू अप्रूव द एनुअल बजट। तो ग्राम सभा के मेंबर्स कौन है? ऑल द वोटर्स इन द विलेज। और कितनी बारी मिलते हैं? ट्वाइस और थ्राइस इन अ ईयर टू अप्रूव द एनुअल बजट एंड ऑफ द ग्राम पंचायत एंड टू रिव्यू द परफॉर्मेंस ऑफ द ग्राम पंचायत। और जो ग्राम पंचायत ने अभी तक काम किया है उसको रिव्यू करने के लिए, डिस्कशंस करने के लिए कि हमारी विलेज में क्या क्या डेवलपमेंट हो रही है, क्या क्या डेवलपमेंट की ज़रूरत है। ग्राम सभा और बैठ के एक ग्राम सभा बनाई जाती है ट्वाइस और थ्राइस इन ईयर, ठीक है। उसके बाद आता है द लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर राइट अप टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल इफ फ्यू ग्राम पंचायत आर ग्रुप टुगेदर। कुछ ग्राम पंचायत को एक साथ ग्रुप बनाया जाता है, ठीक है, टू फॉर्म व्हाट इज यूजुअली कॉल्ड पंचायत समिति। तो क्या बनती है? पंचायत समिति, ठीक है। मैं आपको एक दिखाती हूँ यहाँ से देखिए आप पहले, ठीक है। ग्राम सभा कौन है? जो भी रजिस्टर्ड वोटर्स हैं विलेज के, ठीक है। ग्राम पंचायत क्या है? जो रजिस्टर्ड वोटर्स जिनको सिलेक्ट करते हैं, ऑल पंच, और उसमें सरपंच पे आ जाता है। ये सब ग्राम मिलके ग्राम पंचायत बनाते हैं। फिर पंचायत समिति क्या होता है? कुछ ग्राम पंचायत एक साथ मिलकर, ठीक है, कुछ ग्राम पंचायत को एक साथ मिलकर पंचायत समिति बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं ब्लॉक या मंडल। फ्यू ग्राम पंचायत आर ग्रुप्ड। कुछ ग्राम पंचायत को ग्रुप में किया जाता है, ग्रुपिंग की जाती है। जिला परिषद उसके ऊपर। ऑल पंचायत, जितनी भी पंचायत हैं, समिति हैं डिस्ट्रिक्ट्स में, उन सबको मिलकर बनता है जिला परिषद। सबसे बेस लेवल पे होता है ग्राम पंचायत, उसके ऊपर कुछ ग्राम पंचायत को मिला के बनती है ब्लॉक लेवल, जिसको हम पंचायत समिति बोलते हैं, मिडिल लेवल आ गया। और टॉप लेवल पे आ गया डिस्ट्रिक्ट लेवल, जिला परिषद। सारी पंचायत समिति को मिलाकर बनती है जिला परिषद, ठीक है। और इन सबको क्या कहा जाता है? पंचायती राज। तो हम यहाँ पहुँचे थे, ठीक है। ब्लॉक और मंडल। द मेंबर ऑफ दिस रिप्रेजेंटेटिव बॉडी आर इलेक्टेड बाय द पंचायत मेंबर्स इन दैट एरिया। जो पंचायत के मेंबर्स होते हैं वो इनके मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं, किसके? पंचायत समिति के, ठीक है, जो ब्लॉक लेवल है। ऑल द पंचायत समिति आर मंडल डिस्ट्रिक्ट टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द जिला। और जब सारे पंचायत समिति, ठीक है, मतलब ब्लॉक लेवल जब इकट्ठे हो जाता है तो वो क्या बनाते हैं? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद बनाते हैं, ठीक है। मोस्ट मेंबर ऑफ द जिला परिषद आर इलेक्टेड। जो जिला परिषद के मेंबर्स हैं उनको इलेक्ट किया जाता है। एंड इसमें जिला परिषद में कौन कौन आते हैं? एक तो मेंबर्स जो इलेक्ट किए गए हैं बाय विलेजर्स, वो आगे। उसके बाद लोकसभा के कुछ मेंबर्स आते हैं, कुछ मेंबर्स एमएलएज, ठीक है, एमएलएज भी होते हैं जो डिस्ट्रिक्ट के हैं, तो कुछ वो लोग भी रहते हैं जो भी उस जिला के होंगे, वो सब इसमें इन्वॉल्व होते हैं। एंड सम अदर ऑफिशियल्स ऑफ अदर डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉडीज आर ऑल्सो इट्स मेंबर। और कुछ ऑफिसर जो अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट होते हैं वो भी इसके मेंबर्स होते हैं। जिला परिषद चेयरपर्सन इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ जिला। जैसे कि हम कह सकते हैं कि इंडिया के पॉलिटिकल हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर। वैसे जिला परिषद का पॉलिटिकल हेड कौन होता है? जिला परिषद चेयरपर्सन, ठीक है। आगे बताता है सिमिलरली द लोकल गवर्नमेंट बॉडी एग्जिस्ट फॉर अर्बन एरिया। ये तो अभी हमने बात की थी विलेजेस की, रूरल एरिया की। अब हम लोकल गवर्नमेंट की बात करते हैं जो कि सिटीज़ में है। लोकल गवर्नमेंट बॉडीज एग्जिस्ट फॉर अर्बन एरिया एज वेल। म्यूनसिपलिटीज आर सेट अप इन टाउन्स, ठीक है। और बिगर सिटीज़ के लिए क्या होता है? म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, ठीक है। टाउन के लिए म्यूनसिपैलिटीज़ और बिग सिटीज़ के लिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन लोकल गवर्नमेंट है अर्बन एरिया की, ठीक है। बोथ म्यूनसिपैलिटीज़ एंड म्यूनसिपल कॉरपोरेशन आर कंट्रोल्ड बाय द इलेक्टेड बॉडीज़ कंसिस्टिंग ऑफ पीपल रिप्रेजेंटेटिव। यहाँ पे भी इलेक्टेड बॉडीज़ होती है, जो लोगों ने अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज़ किए होते हैं वही इसके मेंबर्स होते हैं, ठीक है। म्यूनसिपल चेयरपर्सन इज द पॉलिटिकल हेड। और इसका पॉलिटिकल हेड कौन है? म्यूनसिपल चेयरपर्सन, म्यूनसिपैलिटी का। एंड इन ए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, ठीक है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का हेड है मेयर, ठीक है। म्यूनसिपैलिटी किसके लिए? टाउन के लिए। और उसका हेड कौन है? म्यूनसिपल चेयरपर्सन। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन किसके लिए? बिग सिटीज़ के लिए। उनका हेड कौन है? मेयर,
ठीक है, ये पिक्चर हम एक्सप्लेनेशन के बाद डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखो, दिस न्यू सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट इज द लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट इन डेमोक्रेसी कंडक्टेड एनीवेयर इन द वर्ल्ड। ठीक है, ये जो लोकल गवर्नमेंट बनाई गई, ये एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट था डेमोक्रेसी में। ऐसा क्यों कहा गया? बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट था पूरे वर्ल्ड में, तो ऐसा क्यों कहा गया? देयर आर नाउ अबाउट 36 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इन द पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज एक्सेट्रा। अब क्या है, 36 लाख से भी ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव है हमारे मिलाकर, पंचायत के रिप्रेजेंटेटिव देखो, म्यूनसिपैलिटी के पूरे मिलाकर 36 लाख से भी ज़्यादा हैं ऑल ओवर कंट्री में। दिस नंबर इज़ बिगर देन द पॉपुलेशन ऑफ मैनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड। ये जो नंबर है 36 लाख, कई इतनी तो पॉपुलेशन है कई कंट्रीज़ में, इतनी ज़्यादा हमारे रिप्रेजेंटेटिव है लोकल लेवल पे। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस फॉर लोकल गवर्नमेंट हैज़ हेल्प टू डीपन डेमोक्रेसी इन अवर कंट्री। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला लोकल गवर्नमेंट को, इसने हमारी डेमोक्रेसी को और स्ट्रॉन्ग किया। ठीक है, और डीपेंड किया। इट हैज़ ऑल्सो इंक्रीज वुमेन रिप्रेजेंटेशन को भी स्ट्रॉन्ग किया, उसको भी बढ़ा दिया। वीमेन भी पार्टिसिपेट करने लगी पॉलिटिक्स में, ठीक है, पार्ट लेने लगी। एंड वॉइस इन अवर डेमोक्रेसी। एट द सेम टाइम देयर आर मैनी डिफ़िकल्टीज़। लेकिन हम ये सब तो हमने देखी अभी तक, हमें क्या अचीवमेंट्स हुई, ठीक है, लेकिन कुछ डिफ़िकल्टीज़ भी फेस करनी पड़ी। वाइल इलेक्शंस आर हेल्ड रेगुलरली एंड एंथुसियास्टिकली, ग्राम सभाज आर नॉट हेल्ड रेगुलरली। इलेक्शंस तो होने लगे रेगुलरली, लेकिन जो ग्राम सभाज होनी चाहिए ट्वाइस और थ्राइस इन ईयर, जिसमें सभी वोटर्स साथ बैठ के एक मीटिंग करते हैं अपनी विलेज के डेवलपमेंट के लिए, वेलफेयर के लिए, वो नहीं हो रही थी। ग्राम सभाज आर नॉट हेल्ड रेगुलरली। ठीक है, मोस्ट स्टेट्स गवर्नमेंट हैव नॉट ट्रांसफर्ड सिग्निफिकेंट पावर्स टू द लोकल गवर्नमेंट। बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सही तरीके से पावर्स नहीं ट्रांसफ़र करती हैं लोकल गवर्नमेंट को। ठीक है, नॉर हैव दे गिव एडिक्वेट रिसोर्सेज, ना ही वो रिसोर्सेज देती हैं स्टेट गवर्नमेंट्स किसको, लोकल गवर्नमेंट को। वी आर स्टिल ए लॉन्ग वे फ्रॉम रियलाइजिंग द आइडियल ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। अभी भी हमें बहुत काम करने की ज़रूरत है, बहुत दूर है अभी भी एक आइडियल सेल्फ गवर्नमेंट बनाने में। ठीक है, अभी हम ये एक बार देख लेते हैं पिक्चर, इस पिक्चर में क्या बताया हुआ है। ठीक है, पिक्चर बताइए और उसमें पिक्चर में क्वेश्चन पूछा हुआ है। पिक्चर क्या है, दिखा है, डेमोक्रेसी फॉर सेल इन तमिलनाडु, हाईएस्ट बिडर गेट पंचायत पोस्ट। तो ये बता रहे हैं मनी पावर। ठीक है, कि मनी पावर का यूज़ करके किया गया, जो ज़्यादा मनी पावर यूज़ करेगा उसकी जीतने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। ठीक है, इसमें ये बता रहे हैं, स्टेट अपोज डायरेक्ट फंडिंग ऑफ पंचायत। स्टेट ने फंडिंग करने से पंचायत को अपोज किया। ठीक है, फॉर रुपीज़ 250 जस्टिस इन ए विलेज, एक विलेज में जस्टिस के लिए सिर्फ मैंने 250 रुपीज़ पे किए एंड उनको जस्टिस मिला। ठीक है, ओवर 1 मिलियन विमेन इलेक्टेड टू पंचायत। बहुत सारी लेडीज़ जो, बहुत सारी वीमेन जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रही है किसमें, पंचायत में, डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट कर रही है। विमेन प्रधान ब्रिंग विंड ऑफ चेंज, एक पॉजिटिव चेंज लाई विमेन पंचायत में। ठीक है, विमेन प्रधान ने, विमेन जो सरपंच है उसने एक बहुत पॉजिटिव चेंज लाई। अभी क्या बोल रहे हैं, व्हाट डू दीज न्यूज़पेपर क्लिपिंग हैव टू से अबाउट एफर्ट्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन इंडिया। ये जो न्यूज़पेपर्स हैं, अलग अलग न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग लगा रखी है, ये क्या बोल रहे हैं, क्या इसमें डिसेंट्रलाइजेशन ने क्या किया। तो देखा जाए तो यहाँ पे अचीवमेंट्स भी हैं और यहाँ पे चैलेंजेस भी फेस करने पड़े। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन को देखो, डिसेंट्रलाइज, इसका आंसर मैंने लिखा है, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। डिसेंट्रलाइजेशन हैज स्ट्रेंथन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को डिसेंट्रलाइजेशन ने स्ट्रेंथन तो किया। इट हैज़ इंक्रीज द पार्टिसिपेशन ऑफ वीमेन इन पंचायत, और वीमेन की जो पार्टिसिपेशन है पंचायत में उसको भी इंक्रीज किया। हाउएवर क्लिपिंग ऑल्सो शो सम चैलेंजेस सच एज करप्शन। लेकिन ये क्लिपिंग में कुछ चैलेंजेस भी शो हो रहे हैं, जैसे कि करप्शन हो गया। ठीक है, अब हम इस बॉक्स का आंसर करेंगे, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि एनसीईआरटी को पूरी तरह से कवर करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या पूछ रहा है, प्राइम मिनिस्टर रन द कंट्री, चीफ मिनिस्टर रन द स्टेट, लॉजिकली देन द चेयरपर्सन ऑफ जिला परिषद शुड रन द डिस्ट्रिक्ट, व्हाई डज द डीएम और कलेक्टर एडमिनिस्टर द डिस्ट्रिक्ट। तो जो जो जैसे कि इसने बताया कि ज़िला परिषद जो है उसको, ज़िला जो चेयरपर्सन है उसको रन करना चाहिए। ठीक है, तो डीएम की और कलेक्टर की ज़रूरत क्या है, तो देखो, जो चेयरपर्सन है ज़िला के, वो इलेक्टेड लोकल लीडर होते हैं, वो हैंडल करते हैं जो भी डेवलपमेंट का वर्क होता है। ठीक है, डेवलपमेंट वर्क है, जो रोड्स बनानी है, स्कूल्स बनाने हैं, वो सब कौन करते हैं, ज़िला चेयरपर्सन जो होते हैं वो उन सब मैटर्स पे देखते हैं कि डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए अभी
हमारे ज़िला में, ठीक है, हमारे डिस्ट्रिक्ट में क्या चाहिए डेवलपमेंट के लिए। जो डीएम है, कलेक्टर है, डीएम इज एन आईएएस ऑफिसर बाय द अपॉइंटेड बाय द स्टेट। जो स्टेट उसको अपॉइंट करती है, वो क्या हैंडल करते हैं, डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर, रेवेन्यू, कुछ डिजास्टर मैनेजमेंट है, ठीक है। तो जो डिस्ट्रिक्ट है इज रन बाय डुअल सिस्टम। जो ज़िला चेयरपर्सन है वो लोकल लीडर हैं, वो हैंडल करते हैं डेवलपमेंट वर्क, और जो डीएम है वो अपॉइंटेड बाय द स्टेट हैं और वो हैंडल करते हैं डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन लाइक लॉ ऑर्डर्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको एक्सप्लेनेशन बेनिफिशियल लग रही हो, अगर आपको यूज़फुल लग रही है एक्सप्लेनेशन, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। तो आगे चलते हैं। आगे ये एक येलो बॉक्स में है, जैसे इसको भी हम एक बार देख लेते हैं। ए सिटी कॉल्ड पोर्टो एलिग्रे इन ब्राज़ील हैज़ कैरिड आउट एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेरिमेंट। एक एक्सपेरिमेंट हुआ ब्राज़ील में, जहाँ पे इसमें बताया हुआ, जहाँ पे क्या हुआ था, डिसेंट्रलाइजेशन तो थी ही थी, लेकिन उन्होंने क्या किया, जो वहाँ के इनहेबिटेंट्स थे, द सिटी हैज़ सेट अप पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन और ऑपरेटिंग अलोंगसाइड द म्युनिसिपल काउंसिल अलोंग एनेबलिंग लोकल इनहेबिटेंट्स टू टेक रियल डिसीजन फॉर देयर सिटी। लोकल जो उनके इनहेबिटेंट्स, जो वहाँ लोकल लोग थे, उन्होंने डिसीजन मेकिंग में उनको पार्टिसिपेट करवाया। नियरली 13 लाख पीपल इन दिस सिटी गेट पार्टिसिपेट इन मेकिंग द बजट ऑफ देयर ओन कंट्री। 13 लाख लोगों ने पार्टिसिपेट किया अपने कंट्री का बजट बनाने में। द सिटी इज डिवाइडेड इंटू मैनी सेक्टर्स और व्हाट वी कॉल वार्ड्स। तो सिटी को भी डिवाइड किया गया वार्ड्स में। ईच सेक्टर हैज़ ए मीटिंग, हर सेक्टर की मीटिंग हुई, जैसे कि ग्राम सभा की होती है, इन विच एनीवन लिविंग इज दैट एरिया कैन पार्टिसिपेट। जो भी उस एरिया में रहता है वो पार्टिसिपेट करेगा डिसीजन मेकिंग में। एंड सिटीजन ऑफ द कंट्री कैन पार्टिसिपेट इन दोज मीटिंग। द बजट ऑफ सिटी इज डिस्कस इन दिस मीटिंग, ठीक है, बजट डिस्कस किया गया, ठीक है, और जो भी आपका प्रपोजल है वो म्यूनसिपैलिटी को दिया गया। अबाउट 20,000 पीपल पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग एक्सरसाइज एवरी ईयर। कितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं, 20,000 लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे डिसीजन मेकिंग में हर साल। दिस मेथड हैज़ इंश्योर्ड दैट द मनी कैन नॉट बी स्पेंड ओनली फॉर द बेनिफिट ऑफ द कॉलोनीज। जो मनी है वो सिर्फ कॉलोनीज की बेनिफिट के लिए ही यूज नहीं होगी, वो गांव सिर्फ लोग, रिच लोगों के लिए यूज़ नहीं होगी, लेकिन जो पुअर लोग हैं उनके लिए भी इक्वली यूज़ की जाएगी। तो इसमें ये इंश्योर किया गया, ठीक है। Our country similar experiment has taken place in some areas in Kerala। हमारी कंट्री में भी सिमिलर एक्सपेरिमेंट हुआ कुछ एरियाज में, केरला के कुछ एरियाज में। ऑर्डिनरी पीपल हैव पार्टिसिपेटेड इन मेकिंग प्लान। जो नॉर्मल लोग थे, ऑर्डिनरी लोग थे, सिटीजन्स थे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया डिसीजन लेने में, प्लान बनाने में, ठीक है, अपनी लोकेलिटी की डेवलपमेंट में, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, फेडरलिज्म आज कंप्लीट होता है, हमने फेडरलिज्म चैप्टर कंप्लीट किया। आपको अगर यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। तो अब हम कवर करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। डिस्क्राइब द रेशनल बिहाइंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। तो इसमें क्या कह रहा है कि रेशनल बिहाइंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन के पीछे का लॉजिक क्या है, क्या रीज़न क्या है उसका इम्प्लीमेंट होने का इंडिया में, किसका, डिसेंट्रलाइजेशन का, मीन्स लोकल लेवल गवर्नमेंट का, ठीक है। नेक्स्ट उसने पूछा डिस्क्राइब द नेचर ऑफ पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया। पंचायती राज सिस्टम का नेचर क्या है। पंचायती राज सिस्टम क्या था, लोकल गवर्नमेंट एट द विलेज लेवल, ठीक है, रूरल लोकल गवर्नमेंट को बोलते हैं पंचायती राज, उसके नेचर, ठीक है। उसके बाद डिस्क्राइब एनी 3 प्रोविजंस ऑफ अमेंडमेंट मेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन 1992 फॉर मेकिंग 3 टियर ऑफ गवर्नमेंट मोर इफेक्टिव एंड पावरफुल। आपके बुक में बहुत सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं, उसमें से आपने कुछ 3 पॉइंट्स लिखने हैं, 3 प्रोविजंस लिखने हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है विच फीचर ऑफ पंचायती राज डू यू लाइक द मोस्ट एंड वाई। ये आपने अपने समझ से लिखना है कि कौन सा फीचर आपको पंचायती राज सिस्टम का, मीन्स रूरल लोकल गवर्नमेंट का अच्छा लगता है और क्यों। उसके बाद हम करते हैं MCQs। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस इफ यू वांट। नाउ MCQs। अनीता इज अपेयरिंग इन एग्जामिनेशन कंडक्टेड फॉर रिक्रूटमेंट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट पोजीशन। कौन सी पोजीशन है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है। इन हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर मेंशन इन द 8th शेड्यूल कैन बी ऑप्ट टू टेक एग्जाम। कितने लैंग्वेजेस शेड्यूल, इसमें तो खुद ही आंसर भी दे दिए कि 8th शेड्यूल में लैंग्वेज जो दी हैं, कौन सी लैंग्वेजेस है जिसमें वो एग्ज़ाम दे सकती हैं। साथ में ये भी बोल दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट की पोजीशन है, ये भी बता दिया कि 8th शेड्यूल में है। तो क्या आंसर आएगा, 22nd, क्योंकि हमारे 8th शेड्यूल में कितनी लैंग्वेजेस हैं, 8th शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं 22, जो कि 8th शेड्यूल के अंदर
रिकॉग्नाइज है या मेंशन है, ठीक है। उसके बाद आइडेंटिफाई द एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल ऑफ इंडियन गवर्नमेंट विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन। कौन सा लेवल है ये इन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन दी, उससे बताएंगे कौन सा लेवल है गवर्नमेंट का। पावर शेयर बिटवीन सेंट्रल टू लोकल गवर्नमेंट, सेंट्रल से लोकल गवर्नमेंट को पावर शेयर की गई। इट इज़ कॉल्ड एज द थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट, इसको हम थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं। द स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर्स एंड रेवेन्यू विद देम। स्टेट गवर्नमेंट को कुछ पावर्स और कुछ रेवेन्यूज शेयर करने होते हैं इनके साथ, ठीक है। तो क्या है, फेडरल सिस्टम है, यूनिटरी फेडरल सिस्टम है, डिसेंट्रलाइज सिस्टम है या यूनिटरी सिस्टम है, तो आंसर विल बी डिसेंट्रलाइज्ड। तो इसी के साथ फेडरलिज्म चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर पे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक।